देखिए अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को खत्म किया। अभी हम लोग 4.3 पे आ गए हैं। चलिए 4.3 भी एक छोटा सा ही एक्सरसाइज है, ध्यान से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगली एक्सरसाइज भी उसी पे आधारित है। तो अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आगे वाला जो सवाल आएगा ना वो भी नहीं कर पाएंगे अगली प्रश्नावली का। और वो जो सवाल आता है अगली प्रश्नावली से 8-8 नंबर का आता है पेपर में, समझ लीजिए। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखना है आपको कि कैसे हम उपसारणिक निकालते हैं और कैसे हम लोग सहखंड निकालते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए अच्छे से। तो चलिए आ जाइए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कितने दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 ठे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन है। तो मैं ना क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन करूंगा, एक आपका, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक ही क्वेश्चन करूंगा, एक आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। माने उपसारणिक भी बताना है और सहखंड भी बताना है। तो चलिए बताते हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो दिया है वो सारणिक लिख लेंगे। क्या दिया है सारणिक, 2 -4 और 0 3, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या किया जाए, इसके एक एक अवयवों का हम लोग सहखंड निकाला जाए और उपसारणिक निकाला जाए। तो निकालने का तरीका क्या है, पहले जान लीजिए सभी लोग, इस वाले अवयव को हम लोग A11 बोल सकते हैं क्योंकि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। ये A12 हो सकता है, ये A21 हो सकता है और ये A22 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A11। A11 मतलब 2 है ना, A11 का मतलब क्या हुआ, 2। A11 का मतलब 2 का उपसारणिक। बताइए इसका उपसारणिक हम लोग निकाल लें, चलिए निकालते हैं। तो इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसके उपसारणिक की बात करूं कि इसका उपसारणिक निकालेंगे कैसे, तो बहुत सरल है। ये जिस पंक्ति में पढ़ रहा है वो पंक्ति और जिस स्तंभ में पढ़ रहा है वो स्तंभ बस बंद कर लीजिए, तो जो आया वही हो जाएगा इसका उपसारणिक। देखिए कितना सरल सा बात है ना बच्चों, जैसी बात। अच्छा, यहाँ पे इस वाले अवयव की बात कर लें, A12 यानी कि -4 का उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा, पंक्ति बंद स्तंभ बंद, क्या बचा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही A21 इसका मतलब 0 है ना, का उपसारणिक, इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा, पंक्ति बंद स्तंभ बंद, ये हो जाएगा -4। इसके बाद A22 का मतलब 3 है ना, तो इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा, ये पंक्ति बंद स्तंभ बंद, ये आ जाएगा 2। तो आप समझ पाए हैं ये कैसे मैंने इसके उपसारणिक को निकाला है। अच्छा, इसके बाद से सहखंड भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे तथा, ध्यान दीजिएगा, A11 मतलब -2 नहीं भाई, +2 है ना, का सहखंड। तो जो सहखंड है उसको निकालने का तरीका क्या है, ये जो उपसारणिक निकालना है ना एकदम वैसे ही निकालना है। बस क्या करना है, इसमें चिन्ह का ध्यान रखना है। चिन्ह कैसे ध्यान रखते हैं भाई, देखिए इसका सहखंड जो होगा उसे हम लोग इस तरह से दर्शाएंगे, है ना, इस तरह से A11 क्या लिखेंगे, A11 कैपिटल अक्षर का यूज करेंगे हम लोग। A11 का जो उपसारणिक सहखंड होगा उसे कैपिटल A11 से दर्शाएंगे, है ना। तो इसका सहखंड क्या हो जाएगा, आप क्या करिए, -1 के घाते पहले लिखिए, 1 + 1, क्या लिखिएगा, 1 + 1। उसके बाद ये जो सहखंड था वही नहीं उपसारणिक था वही लगा दीजिए। क्या नाम है, 3 था ना इसका उपसारणिक, तो ये 3 लगा दीजिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, -1 के घाते 1 + इसका मतलब -1 के घाते 2 आ गया। और माइनस के घाते अगर सम संख्या आ जाए, माइनस के घाते अगर कोई सम संख्या आ जाए तो समझिएगा आंसर प्लस में आने वाले हैं। और अगर माइनस के घाते कोई विषम संख्या आ जाए तो समझिएगा जो आंसर है वो माइनस में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए माइनस के घाते सम संख्या आ गया ना, तो इसका मतलब ये प्लस में आएगा, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम लोग A12 की बात कर लें, इसका मतलब -4 की बात कर लें, इसका सहखंड क्या हो जाएगा, कैपिटल A12 बराबर। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे -1 के घाते क्या लगाना पड़ेगा, 1 + 2, इसका मतलब ये तो 3 हो जाएगा, 1 और 2 मिला के, यानी माइनस के घाते विषम संख्या आ गई, उस केस में ये माइनस में आने वाला है। अब बताइए जरा, इसकी बात न करी जा रही तो पंक्ति बंद स्तंभ बंद यानी 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया तो देखिए ना, जब 0 हो गया तो 0 ही रहने दीजिए, समझ गया, 0 जब हो गया 0 ही रहने दीजिए, क्योंकि अब -0 लिखने का कोई औचित्य बनता है क्या। A21 की बात कर लेते हैं। A21 का मतलब क्या है, 0 का सहखंड। 0 का सहखंड क्या हो जाएगा, A21, तो कैपिटल A21 लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे -1 के खाते क्या लगाना होगा, 2 + 1 लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद से पंक्ति बंद
पंक्तिबंध स्तंभबंध, ये -4 लिख लीजिए, तो -4 मैंने लिख लिया। अब ये बताइए माइनस के खाते क्या है, विषम संख्या है, 2 और 1 मिला के 3 होते हैं, 3 विषम संख्या है, तो -1 के खाते विषम संख्या है, इसका मतलब यहाँ माइनस में आने वाला है और वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, इस तरह से इसका सखंड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और A22 इसका मतलब A22 माने क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 का सखंड क्या हो जाएगा, कैपिटल A22 बराबर वो हो जाएगा -1 के खाते कितना हमें लिखना पड़ेगा, -1 के खाते A22 का मतलब ना, तो 2 + 2 लगा दीजिए और उसके बाद यहाँ पंक्तिबंध स्तंभबंध कर लीजिए, तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो देखिए माइनस के खाते सम संख्या होगी क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो माइनस के खाते सम संख्या तो प्लस में आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस में 2 आ जाएगा। तो ये हुआ अपना कि इस तरह से आप उपसारणिक निकालेंगे। उपसारणिक में चिन्ह का ध्यान नहीं देना है और सखंड में बस वही -1 के खाते लगा देना है, बाकी जो सखंड आया है ना उसी के आगे निशान लग जाता है, बस और कुछ नहीं है, समझ रहे, निशान का ध्यान दे दिए तो सखंड हो गया, ध्यान नहीं दिए उपसारणिक हो गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से इसका दूसरा पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है ना, दूसरा वाला आप लगाएंगे। अच्छा ऐसे ही मैं यहाँ पे, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये वाला कर रहा हूँ, मैं ये वाला मैं कर दे रहा हूँ इस वाले को, और इसको आपका होमवर्क लगा देता हूँ, ठीक है, ये वाला आप कर लीजिएगा। तो चलिए आ जाइए, इसको भी करते हैं हम लोग। ये 3 × 3 में है और कुछ नहीं है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा मैं लगा रहा हूँ, पहला आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। पहला थोड़ा सरल लग रहा है, इसमें माइनस वाइनस लग गया ना, इसलिए मैं खुद लगा रहा हूँ। चलिए आ जाइए, यहाँ पे जो आपको सारणी दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 1 0 4 3 5 -1 और 0 1 2। अब क्या करना है, सबका पहले उपसारणिक निकालना है। आप चाहें तो उपसारणिक यहाँ और बगल में सखंड भी निकाल सकते हैं, मतलब एक इतना डिटेल ना लिखना पड़े, आसानी से सरलता के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 का उपसारणिक, तो इस 1 का उपसारणिक निकालिए, देखिए क्या आ जाएगा। भाई 1 क्या है, A11 वाले पोजीशन पे है ना, तो इसका उपसारणिक चलिए निकालते हैं। आप क्या करिए, पंक्ति को बंद कर लीजिए, स्तंभ को बंद कर लीजिए, जरा ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, पंक्ति को बंद कर लेना, स्तंभ को बंद कर लेना है। अब ये क्या आया, अब ये क्या आया, अब ये आया 5 -1 और 1 2, समझ गए। जब पंक्ति और स्तंभ बंद कर लिया वो वाला, तो आपने देखा कि 5 -1 और 1 2, एक छोटा सा सारणिक आया, इसी को हम लोग कहते हैं उपसारणिक। उपसारणिक माने समझते हैं, जैसे होता है एक कप्तान, एक होता है उप कप्तान, समझ रहे हैं। अभी मान लीजिए क्रिकेट आप देख रहे हैं, तो एक होता है कैप्टन, तो एक होगा वाइस कैप्टन, है ना, माने उसी का छोटा रूप, समझिए। तो यहाँ पे ये सारणिक है, तो इसी से बना हुआ, इसी से उत्पन्न हुआ उपसारणिक है, माने पंक्ति और स्तंभ बंद करने से। देखिए 3 × 3 का था, उसी से निकाल दिया मैंने 2 × 2 में, ठीक है। अब इसी को हल कर लेते हैं। अब हल करने का तरीका क्या है, 5 दूनी 10 और माइनस 1 एकम 1, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, यानी 1 का उपसारणिक क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। अच्छा 1 का उपसारणिक 11 आ गया। अब हम लोग 0 का उपसारणिक निकालते हैं, तो 0 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, फिर वही काम, पंक्तिबंध स्तंभबंध, 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, ठीक है। अब इसी को हल कर लेते हैं, 3 दूनी 6 -0 हो जाएगा, इसका मतलब 6 आ गया। ऐसे ही 4 का निकाल लेते हैं, 4 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पंक्तिबंध स्तंभबंध, 3 5 0 1, 3 5 0 1। अब इसे हल कर लेते हैं, 3 एकम 3 -0, इसका मतलब 3 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद 3 का उपसारणिक निकाल लेते हैं, 3 का उपसारणिक, तो इस 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, वो होगा भाई अपना पंक्तिबंध स्तंभबंध 0 4 1 2, क्या हो जाएगा 0 4 1 2। अब इसे हल कर लेते हैं, ये 0 हो गया, -4 आ गया, यानी -4 बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे 5 का उपसारणिक निकाल लेते हैं, तो 5 का उपसारणिक वो क्या हो जाएगा, पंक्तिबंध स्तंभबंध, 2 एकम 2 -0 हो जाएगा, तो 2 - 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो ऐसे शॉर्टकट भी मार सकते हैं, समझ रहे हैं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए पहले शुरुआत में वैसे रखा है, आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। अब इसके बाद -1 का निकाला जाएगा, यहाँ पे -1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, तो चलिए भाई -1 का उपसारणिक हो जाएगा यहाँ से पंक्तिबंध स्तंभबंध 1 0 0 1, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 0 एकम 0 हो जाएगा, 0 से 0 में 0 हो जाएगा, 1 - 0 इसका मतलब लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद 0 का उपसारणिक, जब 0 का उपसारणिक निकालेंगे तो यहाँ भी पंक्तिबंध स्तंभबंध करना पड़ेगा, ये पंक्तिबंध स्तंभबंध, ठीक है। 0 हो गया, -20 हो जाएगा, हो जाएगा 0 - 20, इसका मतलब आ जाएगा माइनस में 20। अच्छा 0 के बाद अब कौन बच गया, 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक, तो 1 का उपसारणिक क्या होगा भाई, अब फिर वही काम, पंक्तिबंध स्तंभबंध, 1 एकम 1 हुआ, माइनस का 1, 3 चौको 12,
हो जाएगा -1 -12, इसका मतलब -13। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 का और निकाल लेते हैं। 5 एकम 5 -0 हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे 2 का उपसारिक 5 -0, इसका मतलब 5 आ गया। तो इस तरह से मैंने उपसारिक निकाल लिया। ठीक है ना, उपसारिक मैंने निकाल लिया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। ठीक है, अच्छा देखिए, चाहे तो मैं यही बगल में ही आपको बता देता हूँ। जब उपसारिक निकल गया तो बड़े आराम से आप इसका सहखंड भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 1 का सहखंड। अब आपको पता है सहखंड निकालने का तरीका क्या है, पहले तो -1 के घाते इसका पोजीशन लगा दीजिए। अब ये 1 जो है वो कहाँ पे है, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में, यानी 1 1 वाले पोजीशन पे है। तो आप -1 के घाते क्या लगा दीजिए, 1 1, यानी 1 + 1 लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद उस पंक्ति और उस स्तंभ को बंद कर लीजिए। तो जो बचा 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2। अब इसी को हल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे -1 के घाते 2 आ गया, यानी सम संख्या आ गई, तो ये प्लस में आ जाएगा। और ये 5 दूनी 10, माइनस 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 का गुणा हो जाएगा +1, यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ये उपसारिक निकाले हैं ना वही आएगा, बस चिन्ह का ध्यान दे देना है। तो चलिए चिन्ह के ध्यान देते हुए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। 0 का सहखंड क्या हो जाएगा, तो 0 का सहखंड क्या हो जाएगा भाई, -1 के घाते आपको लगाना होगा, -1 के घाते आपको लगाना होगा क्या, ये 1 और 2, 1 और 2, इसका मतलब 1 + 2 लगा देना होगा। और ये बताइए, ये इसका सहखंड तो आपने उपसारिक निकाला था तो 6 आया था ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। ठीक है, और माइनस के घाते विषम संख्या है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, और 6 से गुणा होगा तो -6 एकम 6 हो जाएगा। एकदम वैसे ही मैं 4 का उपसारिक निकाल 4 का सहखंड निकाल देता हूँ। तो देखिए इसका निशान जो होगा वो क्या आ जाएगा, आपको पता है इसका निशान जो होता है प्लस, आप सभी लोगों को 3 × 3 वाले का निशान बताया था मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही होता है ना। तो देखिए मैं डायरेक्ट वो निशान, अब आपको याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 4 का सहखंड निकालेंगे, तो 4 का सहखंड निकालेंगे तो ये 3 आया है ना, तो 3 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस ही निशान होता है इसका। अच्छा, ये इस वाले का माइनस होता है ना, तो यहाँ 3 का सहखंड क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस में, और इसका क्या आया है, -4 आया है ना, ये माइनस -4 हो जाएगा। तो आपको पता है माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 का सहखंड क्या हो जाएगा, तो 5 का अगर सहखंड निकालेंगे आप तो 2 तो उपसारिक है ही। अब 5 का पोजीशन देख लीजिए, जो 5 है वो यहाँ पे है, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 2 2 वाले पोजीशन पे है। वैसे भी ये बीच वाला है, तो यहाँ से चिन्ह देख लीजिए वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो प्लस में आएगा तो प्लस में लिख देते हैं, और ये 5 का उपसारिक 2 आया था तो ये प्लस में 2 ही आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद -1 की बात कर लेते हैं, -1 का सहखंड क्या हो जाएगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसे हम लोग A11 कहेंगे कैपिटल, इसे A12 कहेंगे, इसे A13 कहेंगे, इसे A21 कहेंगे, इसे A22 कहेंगे, और इसे A23 कहेंगे। ठीक है, तो A23 क्या आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा अपना, एक आया है ना, 2 3 कितना होता है 5, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। 0 का सहखंड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना A31 बराबर 3 1 4 होते हैं, प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में आएगा लेकिन ये -20 है तो वो माइनस बन जाएगा, तो -20 हो जाएगा। 1 का सहखंड क्या हो जाएगा, 832 बराबर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस का 13, लेकिन ये -3 2 5 होता है तो विषम संख्या यानी माइनस खुद बन जाएगा, तो माइनस से माइनस हो जाएगा ये प्लस का 13। अच्छा, इसके बाद 2 का जब निकालेगा तो क्या आ जाएगा, 2 का निकालेंगे तो 833 बराबर 5 आएगा, और 3 3 6 होते हैं तो प्लस का ही रह जाएगा। इस तरह से मैंने बस उसी में चिन्ह का ध्यान दे दिया तो सहखंड हो गया, चिन्ह का ध्यान ना देता तो उपसारिक हो जाता। बस यही, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल आपको कर लेना है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, कहा जा रहा है, हाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके एक डेल्टा बराबर सारिक दिया है 5 3 8 2 0 1 1 2 3, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये दूसरी पंक्ति के ही लोगों को यूज करके, सहखंडों का यूज करके क्यों कह रहा है, क्योंकि आपको बताएं, अगर हम जब हम लोग सारणिक को हल करते हैं ना, तो वास्तव में जो सारणिक हल करते हैं वो ऐसे होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसे R1 के सापेक्ष हल करूं या प्रसार कर दूं, तो जान रहे हैं आप,
A11 लिखिए। उसके बाद ये पंक्ति और स्तंभ बंद करिए, तो ये उपसारणिक जो आता है वही ना लिखते हैं आप, लेकिन यहाँ पे निशान का भी ध्यान देते हैं, तो वास्तव में उपसारणिक नहीं उसका सहखंड लिखते हैं आप, ठीक है। तो यानी A11 इंटू A11 का सहखंड प्लस A12 इंटू A12 का सहखंड और प्लस A13 इंटू A13 का सहखंड। बस ये आप R1 के सापेक्ष अगर प्रसार कर दें, हल कर दें, तो इस तरीके से आप जवाब पा जाएंगे। लेकिन इसी सारणी का मान अगर R2 के सापेक्ष कर दीजिएगा तो A21 इंटू A22 का सहखंड, A21 का सहखंड, सॉरी A21 का सहखंड प्लस A22 इंटू A22 का सहखंड प्लस A23 इंटू A23 का सहखंड। इसका मतलब क्या है, जब भी आप प्रसार कर रहे हैं तो जो अवयव है उस लाइन का और उसी का सहखंड है, उन्हीं दोनों का गुणा करके जोड़ते जा रहे हैं, ये आंसर सेम ही आएगा। ये R2 के सापेक्ष मैंने कर दिया है। अच्छा, अगर यही R3 के सापेक्ष कर देता तो A31 इंटू A31 का सहखंड प्लस A32 इंटू A32 का सहखंड प्लस A33 इंटू A33 का सहखंड, ये हो गया अपना जवाब। अच्छा, अगर मैं R1 R2 R3 के सापेक्ष किया तो ऐसा हो गया, मैं चाहता तो कॉलम के भी रिस्पेक्ट में कर सकता था, यानी कि ये C1 के सापेक्ष भी कर सकता था। तो कैसे C1 के सापेक्ष होगा, A11 इंटू A11 का सहखंड प्लस A21 इंटू A21 का सहखंड A31 प्लस इंटू A31 का सहखंड, बस ऐसे करना है। ऐसे इसके भी किसी के भी रिस्पेक्ट में मैं कर सकता था। तो याद रखिएगा, जो अवयव चलता है ना उसी का सहखंड उसके गुणा में लगा रहता है, बस यही है टेक्निक, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि हम किसी के भी सापेक्ष उसके सहखंड का यूज करके हल कर सकते हैं सारणी। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि दूसरे पंक्ति के सापेक्ष आप ना उसके सहखंड का यूज करके और हल करिए, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया उसे नोट करते हैं। एक सारणी दिया है डेल्टा बराबर 5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो सबसे पहले इसके दूसरे वाले जो पंक्ति है ना उसके सभी सहखंडों को निकालता हूं। तो लिखूंगा यहाँ पे 2 का सहखंड। तो 2 का सहखंड क्या हो जाएगा, आपको पता है ये जो है इसका निशान माइनस होता है, तो माइनस लगा लीजिए। उसके बाद ये पंक्ति बंद कर लीजिए, स्तंभ बंद कर लीजिए, पंक्ति बंद स्तंभ बंद हो गया। अब तिरछी तिरछा गुणा करिए, 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9 और 2 का गुणा 8 में 2 8 16, तो 9 माइनस 16 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे माइनस, और ये कितना आ जाएगा भाई, 9 7 16 तो माइनस 7 आएगा, माइनस से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यानी कैपिटल A11 का जो मान आया, कैपिटल A11 नहीं है भाई, दूसरे पंक्ति के सापेक्ष है ना, तो A21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A21। ये A21 का मान इतना आया 7, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 0 का सहखंड निकालते हैं। तो 0 का सहखंड क्या हो जाएगा, इसे A22 बोल देंगे, कैपिटल वाला A22, ठीक है। सहखंड है तो कैपिटल में दर्शाते हैं हम लोग। अभी पंक्ति बंद स्तंभ बंद है ना। अच्छा, इसका निशान तो प्लस होता है ना, क्या होता है, इसका निशान प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा। और पंक्ति बंद स्तंभ बंद, ठीक है, पंक्ति बंद स्तंभ बंद। तो 5 का गुणा 3 में और 1 का गुणा 8 में, तो 5 से 15 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 का सहखंड निकाल लेते हैं। तो जब 1 का सहखंड निकालेंगे A23 बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, इसका निशान तो पहले माइनस होता है, 2 3 5 होता है, विषम संख्या तो माइनस में जाए। उसके बाद से पंक्ति बंद स्तंभ बंद, तो 5 गुणा 2 में 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा। अब बताइए 10 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का 7 आया। तो मेरे पास ये सभी दूसरे जो पंक्ति के अवयव थे उनके सभी लोगों के सहखंड आ गए हैं। अब हम लिखेंगे, इसलिए सॉरी, जो सारणिक का मान है वो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A21 इंटू कैपिटल A21 है ना, प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। क्योंकि आपको पता है ये मैंने किसके सापेक्ष किया है, R2 के सापेक्ष किया है, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जब मैंने R2 के सापेक्ष प्रसार किया तो ऐसा बना, क्योंकि आपको पता है R2 के सापेक्ष करेंगे तो R2 के अवयव को उनके सहखंड के साथ गुणा करते हुए जोड़ के रूप में लिख देंगे। अब बताइए A21 का मतलब क्या है, A21 का मतलब 2 हुआ, और कैपिटल A21 का मतलब क्या हुआ 7, A22 का मतलब क्या हुआ 0, और कैपिटल A22 का मतलब क्या हुआ 7, A23 का मतलब क्या हुआ 1 है ना, और कैपिटल A23 का मतलब क्या हुआ -7। इस तरह से हम लोगों ने हल कर लिया। अब बताइए 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, ये तो 0 हो गया, तो ये माइनस का 7, 14 में 7 जाएगा 7 आ जाएगा, यानी सारणी का मान क्या होगा 7। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ क्या कह रहा है, चलिए अगला सवाल आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। कहा जा रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके आप इस सारणी का मान निकालें। यानी आपके बारे तीसरे वाले सहखंड के तीसरे वाले क्या नाम है, स्तंभ के सहखंड का यूज करना। चलिए आ जाइए शुरू करते हैं। हमें जो दिया सबसे पहला काम है उस दी हुई जानकारी को नोट करना। हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया भाई, एक सारणी दिया है डेल्टा बराबर, उसमें 1 x y z लिखा है,
अच्छा 1y(z)(x) लिखा है और यहाँ पे 1z(x)(y) लिखा है, ठीक है। अब आपको इसके तीसरे वाले लोगों का सहखंड सबसे पहले निकालना होगा, तो हम लोग इसका सहखंड निकालेंगे, यानी yz का सहखंड निकालेंगे। तो yz का सहखंड क्या हो जाएगा, सहखंड क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन क्या भाई, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी A13 हो जाएगा, ये कैपिटल A13, इसका सहखंड क्या कहलाएगा, कैपिटल A13 कहलाएगा। अच्छा इसको अगर निकालना है तो क्या करिएगा, पहले 3 और 1 मिला के कितना होता है 4, 4 इसका मतलब बाहर प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है चिन्ह उनका। अच्छा पंक्ति और स्तंभ बंद कर लीजिए, तो z से 1 में गुणा हो जाएगा z हो जाएगा माइनस y से 1 में गुणा हो जाएगा z माइनस y आ गया, ठीक है, ये आ गया इसका सहखंड। ठीक है आगे बढ़ते हैं, zx का सहखंड निकालते हैं, तो इसका सहखंड जो होगा वो 8 2 3 हो जाएगा, और जब 2 3 को देखेंगे तो 5 हो जाता है, तो 5 हो जाता है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, उसके बाद से 5 क्योंकि विषम संख्या है ना, पंक्तिबंध स्तंभबंध, तो z एकम z हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे z माइनस एक्स। अच्छा इसके बाद से xy का सहखंड निकालते हैं, यानी a33 हो जाएगा, और उसके बाद पंक्तिबंध स्तंभबंध 3 3 तो 6 होता है, तो सम संख्या ये तो प्लस में ही आएगी, y एकम y हो जाएगा और माइनस x एकम x हो जाएगा, तो ये y माइनस x आ गया। अब इस तरह से मेरे पास तीनों के सहखंड आ गए हैं, तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए तीसरे स्तंभ के सापेक्ष सापेक्ष सारणिक का मान, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष सारणिक का मान इसका मान क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर तीसरे स्तंभ है ना, यानी A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33, ये लगा दिया मैंने। अब बताइए A13 का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा yz हो जाएगा, और कैपिटल A13 का मतलब z माइनस y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ A23 का मतलब यहाँ पे zx हो जाएगा, n2 में माइनस, यहाँ पे लिखा है माइनस, तो याद रखिए माइनस जो है उसके कारण से ये माइनस बन जाएगा, है ना, z माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा इसके बाद से A33 का मतलब xy हो जाएगा, और कैपिटल A33 इसका मतलब y माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। अच्छा देखिए ये जो है ना, ये खास तरह का गुणनखंड बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं चक्रीय क्रम का गुणनखंड। इसका मतलब जैसे अगर मान लीजिए 3 अक्षर हैं x y z है ना, तो इसमें इस टाइप का एक साइकिल चलता है, x y y z z x, एक क्रम चलता है, x से y माने x माइनस y, y से z यानी y माइनस z, और z से x यानी z माइनस x, इस टाइप का इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग बनाया जाएगा। तो इसके लिए देखिए मान लीजिए यहाँ पे किसी एक को पकड़ लेते हैं, हमें क्या चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ देखिए x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए, तो z माइनस एक्स चाहिए, तो z माइनस एक्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, z माइनस एक्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे yz से z में गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा yz स्क्वायर, yz से माइनस y में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर z। यहाँ पे इसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुझे z माइनस एक्स चाहिए। एक्स वाई से अंदर गुणा कर दीजिएगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जेड माइनस एक्स खोजने के लिए यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक साथ रख देंगे, तो ये माइनस वाई स्क्वायर जेड को एक्स वाई स्क्वायर के पास रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा इसके बाद से ये वाई जेड स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई, इन दोनों लोगों को मैं एक साथ रख रहा हूँ, तो यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों लोग एक साथ हो गए। देखिए यहाँ पे पिंक वाले को पिंक वाले के साथ रख दिया, और ये व्हाइट वाले को व्हाइट वाले के साथ रख दिया। अभी देखिए जो जिसको डिस्टर्ब नहीं किया था हम लोगों ने, ये वाला, उसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ जेड एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर दोनों के पास हम कॉमन कर लेंगे, जब माइनस वाई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ सिर्फ जेड बच जाएगा, माइनस चिन्ह था तो वो बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया ना मैंने। अच्छा यहाँ प्लस था तो वो भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करने से निशान बदल के लिखते हैं। ये वाई स्क्वायर जो है बाहर आ गया है, यहाँ से एक्स बच जाएगा, और यहाँ देखिए आपको y दोनों में दिख रहा होगा, y कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत समझ बूझ के इसकी सेटिंग बनानी होती है, समझ गए। अब ये कैसे आप बना पाएंगे, इसके लिए अनुभव चाहिए, एक दो बार आप करेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ माइनस वाई स्क्वायर आप ऐसे रखिए, जेड माइनस एक्स भी ऐसे रखिए, यहाँ पे वाई भी ऐसे रख दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी जेड प्लस एक्स हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस का जेड एक्स इंटू जेड माइनस एक्स लिख दीजिए। अब देखिए जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबके पास है, तो एक काम करते हैं, जेड माइनस एक्स को मैं सब में से कॉमन कर लेता हूँ। अब जेड माइनस एक्स अगर सब में से निकल गया तो यहाँ आ जाएगा बस माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ वाई और ब्रैकेट में जेड प्लस एक्स बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस जेड एक्स आ जाएगा क्योंकि जेड माइनस एक्स सब में से बाहर आ गया। अब एक काम करना है, काम क्या करना है भाई, वो ये है कि यहाँ y से गुणा कर देना अंदर, ये हो जाएगा वाई जेड, और यहाँ पे y से x में गुणा हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ z माइनस एक्स आप ऐसे रखे रहिए। यहाँ आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ भाई, हमें तो कॉमन दिख रहा है। यहाँ से y को कॉमन कर लेते हैं, लेकिन माइनस वाई को आप कॉमन कीजिएगा। जब माइनस वाई कॉमन कर देंगे तो यहाँ सिर्फ y बच जाएगा, और माइनस कॉमन करते हैं तो निशान बदल के लिखते हैं। y कॉमन हो गया तो z बच जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है। वो क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x को कॉमन कर लीजिए तो y माइनस जेड आ जाएगा यहाँ पे। अब इस प्रकार देखिए, y माइनस जेड यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, दोनों के पास आ गया, तो दोनों से अलग कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा y माइनस जेड अलग, और ये x और माइनस वाई अलग, तो x माइनस वाई अलग। ठीक है, अब हम फाइनली जो जवाब देने वाले हैं वो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ऐसे जवाब देने वाले हैं। तो ये हुआ उत्तराधिक का मान। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और पार्ट में, ठीक है। अब आखिरी बात, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक सारणिक है ना, उसके पद इस तरह से हैं, उसके सखंड इस तरह से हैं, तो आपको इस सारणिक का मान क्या होगा वो बताना है। तो आपको बताया ही गया है कि जो अवयव होगा उसी का सखंड गुणा में लगा के और जोड़ दिया जाएगा तीनों लोग का। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, a11 लिखा है और इसके गुणा में a31 को लगाया है, तो यानी ये अपना जवाब नहीं होगा। a11 हुआ, a12 यहाँ a21 डाल दिया, ये भी गलत हो गया। a21 a11 डाल दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए a11 कैपिटल a11, a21 कैपिटल a21, a31 कैपिटल a31, यानी ये एकदम सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पहले वाले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सारा वीडियो आप ध्यान से देखिए, और जो होमवर्क मिलता है होमवर्क को जरूर पूरा करिए। ठीक है।